सुहास नगर का रहने वाला गंगाधर किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के उद्देश्य से चला जा रहा था। उसके पास 5 स्वर्ण मुड़े थीं और वह सोचता था कि इन स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से वो दूसरे देश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार कर लगा। शाम का समय हो चुका था, परंतु गंगाधर रुक नहीं। वह निरंतर अपने रास्ते पर बढ़ा चला जा रहा था कि तभी उसे सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि यह साधु भी अवश्य परदेसी जा रहा होगा, क्यों ना इससे परिचय किया जाए, सफर आराम से कट जाएगा। वह साधु महाराज के नजदीक गया और बोला, प्रणाम बाबा, आयुष्मान भाव। बच्चा कहो कहां जा रहे हो? क्या बताऊं बाबा, मैं मुसीबत का मारा अब किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करने का इच्छुक हूं। पास में कुछ स्वर्ण मुड़े हैं, उन्हें से प्रदेश में कोई व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। दोनों चुपचाप आगे बढ़ाने लगे। कुछ डर तक चलते रहने के पश्चात गंगाधर को खामोशी अखरने लगी। अतः वह साधु से बोला, बाबा, हमारे बीच की यह खामोशी सफर को बड़ा ही बोझिल बना रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मां को शांति भी मिले। सुना तो सकता हूं बच्चा, लेकिन मेरे कहानी सुनने के पैसे लगता है। मैं एक कहानी सुनने के लिए 1 अशर्फी लूंगा। गंगाधर सोने लगा। मेरे पास कल 5 अक्षरतियां हैं, जिनसे 1 अशर्फी देकर एक कहानी सुना। क्या बुद्धिमानी होगी? लेकिन यह साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगता। हो सकता है इनकी कहानी सुनकर प्रदेश में धन कमाने का कोई उपाय निकाल आए। यह सोचकर उसने 1 अशर्फी साधु होगी और बोला, यह लीजिए बाबा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह सच्ची हो। मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने चलते चलते कहना आरंभ किया, सुनो बेटा, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार ना कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें कम मिले वो कम तुरंत कर लेना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब कहानी सुनाइए। मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। अरे बाबा, ये कैसी कहानी थी आपने जो बात कही? वह तो उपदेश था। बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदा ही पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनता हूं। निकालो 1 अशर्फी। कुछ सोचकर गंगाधर ने फिर से 1 अशर्फी निकालकर साधु के हाथ में थम दी और कहा, सुनाइए दूसरी कहानी। सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर चल कपाट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वास्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नित्य कभी खराब मत करना। अच्छा बाबा, फिर क्या बस खत्म हो गई कहानी? लेकिन बाबा, तुमने तो इस बार भी उपदेश ही दिया है। गंगाधर ने फिर से 1 अशर्फी साधु को दी और बोला, ठीक है बाबा, अब आपके उपदेश ही सही। बताइए मेरे लिए क्या अगला उपदेश है? बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। यह मेरा तीसरा उपदेश है। बाबा, अब तो चाहे मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएं, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुना चाहूंगा। यह लीजिए बाकी बची हुई 2 अशर्फियां और मुझे 2 उपदेश और दे दीजिए। सुनो बेटा गंगाधर, तुम चाहे कितने आवश्यक कार्य से कहानी पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बिठाने हैं तो उसके बाद ध्यान से जरूर सुना। उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, आखिरी उपदेश यह है कि इन दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास ना करना। उसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर निकाल आए थे। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है। अब मैं चला हूं। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी बटन को हमेशा ध्यान में रखूंगा। और इसके बाद साधु अपनी अर पर चला गया। गंगाधर सोने लगा कि साधु के कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी, परंतु साधु बाबा मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसा ले भी बता सकते थे। आखिर लोगों को पैसों की क्या आवश्यकता थी? खैर, यह प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य करूंगा। अपनी ही सोच में डूबा हुआ गंगाधर पुणे आगे की तरफ बढ़ाने लगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंच अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसीलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहां पर उसे चंदन नाम का एक आदमी मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम चंदन है और मैं यहां के महाराज जीत सिंह के यहां पर नौकर हूं। मेरा कम घोड़ा की देखभाल करना है। मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूं और मेरी मां सख्त बीमा है, इसीलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी मां को देखने जा सकूं।
लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर एक मां के लिए कोई और व्यक्ति रख। यदि तुम तैयार हो तो चलो इसी समय मेरे साथ महाराज के पास। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है, चलो मैं तुम्हारे साथ चला हूं। जल्दी ही चंदन गंगाधर को लेकर राजमहल में दाखिल हुआ। वहां के राजा जीत सिंह बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था माधवी। माधवी बहुत ही सुंदर थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा राजा जीत सिंह को घर सवारी करने का बहुत ही शौक था। इसीलिए उन्होंने दुनिया भर के छाते हुए असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत से तजुर्बेकार साइज भी रख छोड़े थे, जिनसे एक चंदन भी था। चंदन गंगाधर को लेकर सीधा राज दरबार में पहुंच, महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम गंगाधर है, मैं अपने स्थान पर इसे रखना की आजा लेने आया हूं। इसमें आजा की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे ले जाकर सर कम समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिया घोड़ा की देखभाल में लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ, उसका दंड इसे नहीं बल्कि चंदन तुम्हें भोगना होगा। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम जो चंदन गंगाधर को लेकर सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंच, जहां पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब चंदन ने कहा, सुनो गंगाधर, यह 7 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ा की देखभाल करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना मालिश करना आज से तुम्हारा ही कम है। मैं समझ गया, तुम निश्चित रहो मित्र। फिर चंदन उसे लेकर अस्तबल में ही बने हुए एक कमरे में जा और बोला, यह मेरा कैमरा है, आज से यह तुम्हारा कैमरा रहेगा जब तक मैं ना लौटूं। अब जो और अपने कम में झट। जो उसके बाद चंदन कुछ आवश्यक समाज लेकर अपने देश की ओर चल पड़ा, जहां उसके बीमा मां उसका इंतजार कर रही थी, और इधर गंगाधर अपने कम में झट गया। वह रोज घोड़ा की मालिश आदि करने के बाद उन्हें पास के ही एक तालाब में ले जाता, नहलाता धुलता और उसके बाद घोड़ा को वापस अस्तबल में लाकर बंद दिया करता। फिर अन्य संयोन के साथ घोड़ा के खाने के लिए चैन लेने के लिए 4 घर में पहुंच प्रत्येक साइज को 20-20 शेर चैन मिला करते थे। गंगाधर ने भी शेर चैन की पोटली बंदी और अपने अस्तबल में जा उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद 7 घोड़ा के आगे डाल दिया। अपना कम खत्म करने के साथ उसने सोचा कि क्यों ना कुछ डर के लिए बाकी सीजन के साथ कुछ गपशप की जाए। यह सोचकर वह उसे बड़े कमरे में पहुंच, जहां अन्य साइज बैठे हुए मौज उड़ा रहे थे। गंगाधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। वो बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना कम पूरे किया हुए नशे पानी में लगे हुए हो। अरे नहीं भाई, बिना कम पूरे किया भला किसमें इतनी हिम्मत है कि नशा पानी करें। भाई, हम भी घोड़ा की खुराक डाल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा है। भाई, वो चना कूटने के लिए नहीं है, बल्कि बाजार में बेचे के लिए पड़ा है। जितना दाना घोड़ा को खिलाना था वह तो हम कभी का कूकर घोड़ा को मिला चुके हैं। क्या मतलब? भाई, मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, तुम नए हो ना, इसलिए नहीं समझे। सुनो, हमें प्रतिदिन 20-20 शेर चना घोड़ा को खिलौने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सर चना कूकर घोड़ा को मिला देते हैं और बाकी का 15 किलो चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनके बातें सुनकर गंगाधर की आंखें आश्चर्य से फैट गईं। वह बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है। भाई, मनी है। अरे यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहां पर चंदन ने रखवाया है, इसीलिए तुम्हें सच्चाई बता दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी और को कानून भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगे देंगे। उनकी बातें सुनकर गंगाधर चुपचाप अपने कमरे में लौटा और अपनी चारपाई पर पद गया। उसके मां में नाना प्रकार के विचार आने लगे। वह सोने लगा कि वे ठीक ही कहते थे। कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से कम करूंगा और काफी रुपए बच्चा लूंगा, फिर अपना कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा के कहीं हुई आवाज उसके कानों में गूंजते लगी, बेटा, किसी दूसरे के हक पर चल प्रपंच या कपाट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वास्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नित खराब मत करना। यह सोचकर तभी वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से गंगाधर अपने कर्तव्य का पालन पूरी मुस्तादी और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े एक ही मां के भीतर भीतर
अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फर्टाइल घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने प्रिया घोड़ा को नहीं देखा। आप साइसन को यह कर दें कि वे सब अपने घोड़ा को लेकर शाही मैदान में ए जाएं। मैं कल अपने घोड़ा को देखना चाहता हूं। अगले दिन सुबह गंगाधर सहित सभी साइज अपने अपने घोड़ा को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़ा का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल ही सुस्त और मरियल थे। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध ए रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थीं। ये इतने मरियल और बीमा कैसे हो गए? महाराज, मुझे लगता है कि सभी साइसन ने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की। आगे बढ़ते बढ़ते राजा जब गंगाधर के समीप पहुंचे तो देखा कि जिन घोड़ा की देखभाल गंगाधर कर रहा था वे बड़े तंदुरुस्त और हस्तपुष्ट थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक ए गई और बोले, शाबाश, यह हुई ना बात। उन्होंने गंगाधर से कहा कि गंगाधर, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। राजा का आदेश प्रकार अगले दिन गंगाधर महाराज के सामने हाजिर हुआ। तब राजा ने कहा, गंगाधर, तुम वही हो ना जिसे चंदन ने रखवाया था? हां महाराज, मैं वही हूं। गंगाधर, हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न है। हमने तुम्हें यहां पर यह जन के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी क्यों नहीं, जबकि सबको एक साथ भजन दिया जाता है और एक सी देखरेख होती है। कुछ सोचकर गंगाधर बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब बाकी सभी साइज यहां पर मौजूद हों। ठीक है। वहां पर पहुंचे तब राजा ने कहा, हां गंगाधर, अब बताओ महाराज, सच बात यह है कि यह सभी साइज बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आजा यह है कि 20 शेर चना घोड़ा को प्रतिदिन खिलाया जाए, परंतु यह लोग केवल 5 सर चना ही घोड़ा को खिलाने हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 20 से चना रोज घोड़ा को खिलता हूं, इसीलिए मेरे घोड़े अत्यंत ही तंदुरुस्त और बलशाली हैं। यह सुनकर महाराज क्रोध से तमतमा गई और बाकी के सीजन पर गरज कर बोले, क्यों धोखेबाजों, नमक हरामों, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना हम तुम सबकी गार्डन धड़ से जुड़ा कर देंगे। सभी साइज डर के मारे तर कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से ऐसी गलती नहीं। तब गंगाधर ने कहा, हां महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। गंगाधर के खाने पर राजा ने बाकी क्षण को इस बार ये क्षमा कर दिया और कहा कि आज से हम तुम्हें उसका मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा कम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 अशर्फियां मिलेगी और साथ ही भजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करें तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में सदा दूंगा। जी महाराज। फिर राजा ने अपने हाथों में से एक हीरे की अंगूठी उत्तरी और उसे गंगाधर को देते हुए बोले, यह अंगूठी तुम्हें मैं बतौर इनाम के देता हूं। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना किसी रोकटोक के मुझे मिलने राजमहल में ए जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। इसके बाद गंगाधर और बाकी साइज महल से बाहर ए गई। तब गंगाधर ने बाकी साइसन से कहा, सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन यदि तुम लोग फिर कोई गड़बड़ी करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सबने एक साथ कहा, नहीं सरकार, अब ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उसे दिन के बाद से फिर किसी साइज ने घोड़ा के भजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने कम में गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बहुत ही प्रसन्न हो उठे। कुछ दिन बिताने के बाद चंदन भी अपने देश से वापस लौट आया था और वह सभी घोड़ा को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकितों ने उसे घर लिया। गंगाधर उसे समय कहानी पर गया हुआ था। बाकी सीजन ने चंदन को साड़ी कहानी का सुनने की, किस तरह से गंगाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन चुका है। चंदन ने कहा कि मैं अब वापस ए गया हूं, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उसे गंगाधर को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में पहुंच गया जो वो गंगाधर को सौंप कर गया था। उसने देखा कि कमरे की हालात बहुत ही अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाधर के आने का इंतजार करने लगा।
कुछ ही देर बाद जब गंगाधर कमरे में आया तो वह चंदन को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और बोला, कहो मित्र, चंदन कब आए और कैसे आए? बस अभी कुछ देर पहले आया हूं और तुमने कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर गंगाधर ने उसे सब कुछ का सुनाया जो इस बीच घटित हुआ था, जिसे चंदन पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। चंदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध के जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मां ही मां में गंगाधर को सबक सीखने की सोच रहा था। उसे रात को आकाश में कल बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी माधुरी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी कि तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाए। यह उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उसे गुप्त रास्ते की सीढ़ियों पर नीचे उतारने लगी। इधर अचानक ही बड़े चोरों से बिजली के खड़कने की आवाज सुनकर गंगाधर की नींद टूट गई। वह उठ गया और सोने लगा। मौसम खराब हो गया है, देखूं कहानी बाकी क्षण ने घोड़ा को खुला में ना बंद रखा हो। यह सोचकर वो उठा और अस्तबल की तरफ चल दिया। गंगाधर अपने कमरे से निकालकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा और उसमें से राजकुमारी निकालकर बाहर आई। अल में यह उसे गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर चंदन के कमरे तक खुलना था। उसे गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और चंदन को उठाने लगी। चंदन घबराकर उठ गया और बोला, राजकुमारी, तुम इस समय जल्दी लौट, जो यहां पर गंगाधर है। परंतु तभी उसने देखा कि गंगाधर वहां पर नहीं था। वह बोला, ना जान, ये गंगा अंदर कहां पर चला गया? कौन? गंगाधर। उसके बाद चंदन ने राजकुमारी को गंगाधर के बड़े में सब कुछ बता दिया। अल बात यह थी कि चंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बड़े में किसी और को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता ना करो चंदन, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई निशा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह ही देखना मैं उसे कैसा मजा चखती हूं। इधर जब गंगाधर अपने घोड़ा का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आई हुई आवाजों को सुनकर वह हैरान हो गया और कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोने लगा। अरे इतनी रात गए, चंदन किस स्त्री से बातें कर रहा है? दरवाजा बैंड था, इसीलिए गंगाधर ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ झांक और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया। है भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमारी माधुरी साइज चंदन के साथ। इस समय मुझे इसी समय चलकर महाराज को यह खबर देनी चाहिए। यह चंदन तो महाराज की पगड़ी उछलना चाहता है, लेकिन अभी उसने राजमहल की तरफ जान के लिए कम बढ़ाया ही था कि तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गंज उठी। बेटा गंगाधर, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यह सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जान का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर चंदन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब काफी समय हो गया है, वह गंगाधर किसी भी समय आ सकता है। तुम वापस महल में लौट। जो उसके बाद राजकुमारी कमरे के फर्श में बने हुए जी गुप्त मार्ग से आई थी, उसे गुप्त मार्ग से वापस लौट गई। चंदन ने दरवाजे की सकल हटाई और चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। इधर जब गंगाधर ने काफी डर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तो उसने खिड़की से भीतर झंकार, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देखकर वह चंदन को आराम से पलंग पर लेते देखकर वह एक बार फिर से हैरान हो गया। कुछ सोचकर उसने धीरे से दरवाजा खोल, आश्चर्य है, दरवाजा खुला है, यह सब क्या चक्कर है? वह भी चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोने लगा। लगता है इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। खैर, कल सुबह चंदन की अनुपस्थित में मैं उसे गुप्त मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी भी उसे गुप्त मार्ग से होती हुई अपने कमरे में वापस पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी माधुरी ने दरवाजा बैंड कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसके चिक सुनकर राजा जीत सिंह जागी और दौड़े दौड़े राजकुमारी के कक्षा के बाहर पहुंचे। दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने दरवाजा खोल और राजकुमारी के पास पहुंचे। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? तुम चिक क्यों रही हो? पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था
वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं चिकी तो वह उसे खिड़की से कूद कर भाग गया। उसे नीचे की इतनी हिम्मत, वह महल में घुस कैसे गया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उनकी खबर लेट हूं। सैनिकों की खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा। पिताजी, मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। यह सुनकर राजा के मां में क्रोध की चिंगारियां फुटाने लगीं। गंगाधर, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो, जो राजकुमारी ने कहा। कठोर दंड से कम नहीं चलेगा। पिताजी, मुझे कल उसे गुस्ताख का सर चाहिए, वरना मैं भजन न करूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजकुमारी मां में सोने लगी। ओ, मेरी योजना कामयाब हो गई। अब मेरे और चंदन के बीच में कोई कांटा नहीं रह जाएगा। उसके बाद राजकुमारी निश्चित होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने सहन कक्षा में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह मैं गंगाधर को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। राजा जीत सिंह जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण गंगाधर को मृत्युदंड देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब? डॉग, तब तुम्हारी भी तो बदनामी होगी। लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम राजा हो, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि एक मामूली आदमी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया कि गंगाधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक रहेगा। इससे सांप भी मां जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये कम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। यह सोचकर राजा सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राजा नगर की तरफ चल दिए। वह कासिम कसाई से मिलने के लिए जा रहे थे। संयुक्त की बात है कि कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उससे कहा कि कासिम, मुझे एकांत में तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जब एक एकांत स्थान पर पहुंचे तब राजा ने कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान अचानक भी नहीं हनी चाहिए। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से उसका सर काट लेना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उसे सर को एक कपड़े में लपेटकर उसे व्यक्ति को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। लेकिन हुजूर, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना ही होगा। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह अपराध हमेशा मेरे साइन में ही दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जो और उसे व्यक्ति के आने का इंतजार करो। राजमहल में पहुंचकर राजा जीत सिंह ने गंगाधर को बुलावा भेजो। गंगाधर राजा के सामने पेश हुआ। गंगाधर, मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हम है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जो और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजो है, और फिर वो तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुझ में तक पहुंच देना। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चित रहे। महाराज, राजा का आदेश प्रकार गंगाधर राजा का कम करने के लिए निकाल पड़ा, परंतु उसके मां में यह संशय भी हो रहा था कि आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या कम हो सकता है। फिर उसके मां में दूसरा विचार आया, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने कम से मतलब होना चाहिए। वह कासिम कसाई के घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ दूर पहुंचा कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वह आपस में धर्म के बड़े में चर्चा कर रहे थे। गंगाधर उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठ जो और कुछ डर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। क्षमा करे महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कम बधाई, उसके कानों में साधु बाबा की कही हुई बात गूंजते लगी। बेटा, तुम कभी किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो? यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात जरूर सुना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। यह विचार आते ही गंगाधर उन साधुओं के बीच में बैठ गया और उनके द्वारा की जान वाली धर्म चर्चा को होने लगा। इधर नहाने धोने के बाद
चंदन यह जन के लिए कि गंगाधर को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलवाया है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। चंदन राजमहल आने लगा, तभी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि चंदन पर पड़ गई। वह सोने लगे। अरे चंदन, क्यों ना इसी को कासिम कसाई के पास भेजूं, ये मूर्ख है, इसीलिए कासिम से गंगाधर का सर लाने में ज्यादा सारा खपाई नहीं करेगा। उसने एक सैनिक को भेजकर चंदन को बुलाया। चंदन महाराज के सामने हाजिर हुआ। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया। सुनो चंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई खाने में चले, जो उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजो है। वह तुम्हें जो भी समाज दे उसे तुम मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान उसे समाज को खोलकर देखने, क्योंकि गुस्ताखी मत करना जी महाराज। जैसी आपकी आजा और चंदन कुछ ही डर में कासिम कसाई के कसाई खाने में जा पहुंच, जबकि गंगाधर अभी तक वहीं साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर चंदन ने कसाई से कहा, मुझे महाराज ने भेजो है और उन्होंने कोई चीज मंगवा है। ओ तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। चंदन को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम कसाई ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा था। चुपचाप कमरे के भीतर चला गया और उसने द्वारा बैंड कर लिया और चंदन से बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी राखी है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। चंदन जैसे ही पीछे वाली अलमारी की ओर पलटा, कासिम कसाई ने तेज तलवार से उसका सर काट दिया और जल्दी जल्दी उसका सर एक पोटली में बंद दिया। उसने धड़ को अपने तहखाना में छुपा दिया और फिर हाथ मुंह धोकर वह अपनी दुकान में गया। अब वह दूसरे आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। उधर गंगाधर बड़े ही मजे से साधुओं के बीच में धर्म चर्चा को सुन रहा था। तो काफी डर के बाद साधुओं की धर्म चर्चा समाप्त हो गई, तो वे साधु अपने अपने स्थान को चल दिए। तब गंगाधर को याद आया कि उसे भी तो एक जरूरी काम के लिए कसाई के यहां पर जाना था। वह सोने लगा। अरे आप महाराज ने मुझे कसाई की दुकान पर कोई चीज लाने के लिए कहा था। जब वह कासिम कसाई के पास पहुंच तब उसने कहा, मुझे महाराज ने भेजो है, उनके लिए जो कोई भी समाज हो वह मुझे दे दो। ठीक है। कर कसाई ने गंगाधर को एक पोटली थम दी और कहा कि यह इसीलिए तुम महाराज को देना और इसे खोलना मत, वरना महाराष्ट्र तुम्हें फैंसी पर चड्डा देंगे। मैं जानता हूं, तुम चिंता ना करो। यह वही पोटली थी जिसमें चंदन का सर लिपटा हुआ था। गंगाधर वो पोटली लेकर महाराज के सामने पहुंच। तब महाराज और उनकी बेटी माधवी उसे कक्षा में मौजूद थे। गंगाधर को जिंदा देखकर वे दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे तुम यहां पर कैसे? गंगाधर बोला, आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं महाराज? आपने ही तो मुझे कम से भेजो था। मैं आपका कम करके सीधा चलाए रहा हूं। मुझे कुछ डर अवश्य हो गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इसमें क्या महाराज, अभी खोलकर दिखता हूं। गंगाधर ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी सीख निकाल गई। उसमें चंदन का कांटा हुआ सर था। अरे आप राजा को सर मामला समझते हुए डर नहीं लगी। वह सोने लगा। लगता है चंदन गंगाधर से पहले ही समझते हुए डर नहीं लगी। वह सोने लगा। लगता है चंदन गंगाधर से पहले ही कासिम कसाई की दुकान पर पहुंच गया, अतः उसने इसका सर काटा दिया। तब गंगाधर ने कहा, महाराज यह तो सही चंदन का सर है, आखिर यह सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी माधुरी चंदन के कटे हुए सर को देखकर फूट फूट कर रण लगी और खाने लगी। मेरे प्रिया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मैं क्या जानती थी कि मेरी चल तुम्हारी ही जान ले लगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी यह तुम क्या बहक रही हो? राजा को क्रोध गया और उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और क्रोध से चिकर बोले, माधुरी सच सच बताओ, ये सब क्या चक्कर है? गंगाधर को तुम क्यों मवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। फिर राजकुमारी माधुरी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। सब कुछ जान सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा सा चलने लगा और वह बोले, ये मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना ही अपराध के मौत के घाट उतारना चाहता था। है भगवान, मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी ने ना जान कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में घोंट लिया और आत्महत्या कर ली। मरते मरते वह बोली, पिताजी मुझे माफ कर देना। मैंने आपको जो धोखा दिया और एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए, उसकी भगवान ने मुझे स्वयं ही सजा दी है। मुझे मेरे प्रेमी को छन लिया गंगाधर, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं अपने प्यार में आंधी हो गई थी। यह कहते ही राजकुमारी के प्राण पखेरु उड़ गए।
उसके बाद माधवी और चंदन के शवों का दाह संस्कार कर दिया गया। अगले दिन भरे राज दरबार में राजा ने अपना अपराध काबुल करते हुए कहा, मैं जानता हूं आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझना हूं कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं। इसीलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से इस राज्य का राजा गंगाधर होगा। गंगाधर को ही मैं अपनी राजगद्दी सौंपकर संन्यास लेकर यहां से चला जाऊंगा। समस्त दरबारी ने पहले तो राजा के फैसला का विरोध किया, लेकिन फिर राजा के अटूट फैसला के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा और उन सब ने गंगाधर को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से गंगाधर का राज तिलक कर दिया गया। गंगाधर अब उसे राज्य का राजा बन गया। इसके बाद महाराज जीत सिंह ने संन्यास ले लिया और राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। अब इस राज्य का राजा गंगाधर बन चुका था। वह बड़ी ही कुशलता और ईमानदारी के साथ राजपट को संभालने लगा। फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि उन साधु बाबा के बताए हुए उपदेश मेरे लिए फायदे के रहे हैं, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगले ही सुबह राजा उन साधु बाबा के पास पहुंच और बोला, प्रणाम साधु बाबा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। पूछो बेटा। तब गंगाधर ने साधु बाबा को सारी कहानी का सुने। साधु बाबा ने कहा, बेटा, तुमने उन उपदेशों का पालन पुर किया, इसीलिए आज तुम इतनी उन्नति कर पे हो। फिर गंगाधर ने कहा, साधु महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आप एक साधु हैं, फिर आप वह सब उपदेश मुझे बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। आखिर इसका क्या कारण था? तब साधु बाबा ने कहा, सुनो बेटा, अगर मैं तुम्हें वह सब बातें मुफ्त में ही बता देता तो तुम उन्हें जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज ज्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती और ना ही वह उनका विश्वास करता है। इसीलिए मैंने 5 उपदेशों के बदले तुमसे 5 स्वर्ण मुड़े ली थी, और वह स्वर्ण मुड़े आज तक मेरे पास सुरक्षित है। यह लोग, वो स्वर्ण मुड़े तुम मेरी तरफ से गरीबों में दान कर देना। अब तुम जो भगवान तुम्हारा भला करें। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर गंगाधर वापस अपने राज्य को लौट गया। अब वह बड़े ही सुचारू और अच्छे ढंग से अपने राज्य का पालनपुर करने लगा और अपनी प्रजा की देखभाल करने लगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो